आज जैसा कि मैं कल बोला था कि हम लोग अगले सत्र में चलेंगे। गुड गवर्नेंस आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। इसके पहले एडमिनिस्ट्रेशन और उसके पहले गवर्नेंस को समझ चुके हैं। मैं समझता हूं कि जो मेरी अपनी प्रतिबद्धता है आपको गुड गवर्नेंस को लेकर, या जो भी विषय मैं पढ़ाऊंगा, और भी विषय भी मेरे पास बहुत है, वो जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके प्रति जो मेरी प्रतिबद्धता है, वो कोशिश रहेगी कि आप तक उसी तरीके से पहुंचे जैसे कि आप अपेक्षा रखते हैं। या यूं दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसा मैं देना चाहता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ कि कंपटीशन इस तरीके की चीजों को डिमांड करता है, उसी तरीके से आप तक बात पहुंचे। मैं हमेशा बच्चा इस बात का फिक्र करता हूँ, हमेशा इस बात में अंतर स्थापित करता हूँ, हमेशा इस बात में चिंतन और दर्शन हमेशा डालता हूँ कि क्या जो मैं विद्यार्थी को देने जा रहा हूँ उससे क्या विद्यार्थी को फायदा होगा। मैं कभी भी प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक कोचिंग का डायरेक्टर हूं या इस विषय का जानकार हूं, 18 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपनी सीख ही बघारने के लिए स्टूडेंट को ऐसी चीज दे दो जो डिफरेंट तो हो बट एग्जाम के काम ना आए। मैं कभी इसके पक्ष में नहीं रहता हूं। यही कारण है कि 18 वर्षों में मैं बहुत ज्यादा स्टूडेंट के बीच में एक प्रोटोकॉल रखा, मैं बहुत घुला मिला नहीं मैं। और यही कारण है कि बहुत सारे, जैसे कभी देखे होंगे कि कुछ ऋषि मुनि जो होते हैं वो राजाओं के साथ बैठते हैं, उनको पूरी प्रजा भी जानती है, राजा भी जानते हैं, महामंत्री भी जानते हैं, मंत्री भी जानते हैं। लेकिन कुछ ऋषि मुनि ऐसे होते हैं कि सिर्फ उनके कुछ शिष्य जानते हैं, जो उनके इर्द गिर्द उनके जंगल में या उनके आश्रम में 10-20 होते हैं। तो मेरी हाल वही ऋषि की तरह है कि मैं एक कोने में हिमालय में, देहरादून में जिन बच्चों को पढ़ाया वही लोग जाने। और मैंने बड़े बड़े होर्डिंग या बड़े बड़े अखबारों में फोटो छाप छाप करके मैंने प्रचार नहीं किया। दिल्ली इलाहाबाद में जैसे शिक्षकों का होता है, चाहे 2M दर्जे के शिक्षक हो, बट प्रचार प्रोटोकॉल करके वो एक जगह बना लेते हैं। तो मैंने कभी इस तरह से किया नहीं। और कहते हैं कि ज्ञान तो स्वयं में एक प्रकाश होता है, जिसके दिए में ज्यादा तेल होगा वो देर तक जलेगा। और कम के बीच ही सही, लेकिन जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे हम 16 लोगों को पढ़ा के 11 लोगों को फाइनली सिलेक्शन दिया। सिर्फ मेरे बैच में 16 लोग थे, आप सोचिए। और मैंने सिलेक्शन कितने लोगों को दिया? 11 लोग हुए उसमें से। उत्तराखंड पीसीएस में एक साल 2006 के बैच में सिर्फ 59 वैकेंसी थी, 64 थी, बाद में घट के 59 का फाइनल सिलेक्शन हुआ। आप सोच सकते हैं कि 59 में 22 बच्चे हमारी कोचिंग के थे। इससे भी बड़ी बात बताऊं आपको, उस साल 5 डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट थी उत्तराखंड पीसीएस में, 5 डिप्टी कलेक्टर का। उसमें 3 डिप्टी कलेक्टर हमारी कोचिंग से थे, जिसमें दूसरा, तीसरा और 5वां रैंक था। टॉपर नहीं थे और चौथा नहीं था, 2, 3, 5। 59 में 22 और 5 में 3 डिप्टी कलेक्टर। अब आप ये पूछिए कि ये सिलेक्शन ऐसे कैसे हो जाते थे? पूरे 59 में 22 से तो बहुत बड़ा रिजल्ट है, 1/3 रिजल्ट से भी ज्यादा है। ऐसा सिलेक्शन क्यों? सिलेक्शन मैं नहीं देता था, सिलेक्शन कमीशन देता था। और सिलेक्शन विद्यार्थी लेते थे। लेते कैसे थे मालूम? सिर्फ लिख करके। जिन विद्यार्थियों ने सिलेक्शन इतने व्यापक पैमाने पे प्राप्त किया, मैं नहीं मानता कि वो उतना पढ़े थे जितना मैंने पढ़ाया था। जितना मैंने पढ़ाया था उससे 40% पढ़े थे, लेकिन उस 40% में 80%, 90% का प्रेजेंटेशन की काबिलियत थी। तो लेस मोर थ्योरी पे चले, कम में ज्यादा करने का प्रयास करिए। इसीलिए मैं कभी भी ये नहीं कि ये प्रिंट आउट दे दो, वो आर्टिकल दे दो, वो जो है क्या बोलते हैं, वो एडिटोरियल निकाल के दे दो। अरे यार, क्या 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 कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो तुम? एडिटोरियल तो मैं खुद 1500 लिख चुका हूँ। मेरे स्टूडेंट्स इस रेगुलर क्लास में जाके पूछिए मैंने कितने एडिटोरियल दिए इनको। जो एडिटोरियल इनके काम का नहीं, हम क्यों देंगे? सारी चीजें काम की नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जो चीज काम की नहीं है उसको पहले पहचानो। क्या समझे? राम ऋषि मुनियों का पैर छूते थे और राक्षसों का वध करते थे। ऐसा नहीं है कि हर कोई हर भेष में आया तो उसको स्वीकार कर लिया। तो इसी तरीके से तैयारी में कुछ जो सिविल सर्विसेज की डिमांड है उसकी कद्र करो,
और जो सिविल सर्विसेज के लिए एक कूड़ा करकट है, उसको छांटो, डस्टबिन में डालो। जब तुम सेलेक्ट हो जाना, तो अपनी सैलरी का 1000 रुपया हर महीना निकाल लेना। किसी बुक स्टोर से किताब लाना, अलमारी खरीद लेना, उसमें किताब लगाते जाना। खाली टाइम जब रिटायर्ड हो जाना, नहीं रिटायर्ड हुए बीच में ही, जो कसक है पढ़ने की उसकी पूरी कर लेना। बट अभी जब आप एक योद्धा के तौर पर स्पर्धा में जा रहे हैं, तो जीतने के लिए क्या कवायद करना है, सिर्फ उतनी ही कोशिश कीजिए। और यही कोशिश मैं स्टूडेंट को कराता हूं जो ये रिजल्ट्स आते हैं। इसलिए मैं स्टूडेंट जो मेरी बात समझ गया कि लिखने से रिजल्ट है, उसका भला हो गया। वो अगर लिखने वाला मन बना लिया तो उसका भला हो गया। तो कृपया जो मैं पढ़ाया, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो कुछ मेहनत करिएगा, हो जाएगा। लेकिन बावजूद इसके, अगर प्रेजेंटेशन की कैपेसिटी से आप दूर रहे, तो कंसेप्ट यहां रहेगा, कॉपी में नहीं उतरेगा। क्योंकि कॉपी में उतरने के लिए इस पेन को पकड़े, ऐसे हाथ में पेन लेना पड़ता है, निब से शब्द उगलना पड़ता है। अगर निब में जरूरी शब्द समय के साथ नहीं निकले, तो ऐसे तो दिमाग में कक्षा 3 की बात भी भरी हुई है, 10वीं की बात भी भरी है, जरूरत पर बाहर है। इसलिए कहते हैं समयक दर्शन, समयक दृष्टिकोण। जो दृष्टिकोण समय के साथ आ जाए, वही योद्धा वहां पर अपनी जो एक वीरता है प्रदर्शित कर सकता है। नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल कर घर में आए और मित्रों के साथ डिस्कशन में वो सारे शब्द बाहर आए, तो कॉपी तो जा चुकी है। इस बात को गौर करिएगा। मैंने जैसे बोला था, थोड़ा थोड़ा हम बताते रहेंगे। अब हम लेक्चर के मोटिव में आ रहे हैं, जो गवर्नेंस का लेक्चर का दूसरा एस्पेक्ट है। आज एक नया चैप्टर है, ई गवर्नेंस। हमने उसमें कल बोला था कि आप मीडिया और सुशासन के बारे में थोड़ा जिक्र करने के लिए, तो देखिए मीडिया एक 19(1)(a) जो स्वतंत्रता का अधिकार है संविधान में, वो आपको भी मिला है, हमको भी मिला है, प्रेस वहीं से निकला है, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता वहीं से है। तो आर्टिकल 19(1) के तहत स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वह कितनी संयमित हो, कितनी सीमित हो और कितनी जरूरत के हिसाब से हो, उसी पर गुड गवर्नेंस निर्भर करता है। इसलिए टीवी चैनल हो या न्यूज़पेपर्स हो, अगर उनके पढ़ने से व्यवस्थाएं अच्छी हो, अव्यवस्था न फैले, तो वो गुड गवर्नेंस में मदद करते हैं। इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचाना, सरकार ने क्या बोला, मंत्री ने क्या निर्णय लिया, लॉकडाउन के लेकर के कल कोई फैसला है, कैसे आपको पता चला? टेलीविजन से पता चला। सूचना आप तक पहुंचना और उस सूचना के हिसाब से आपको अनुपालन करना, ये कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस के बीच के पिलर है। मीडिया भी गुड गवर्नेंस में काम करती है। अगर प्रधानमंत्री वहां से बोले, पीएमओ से बोले, या प्रधानमंत्री अपने घर से बोले और हमें पता ही ना चले, तो पता चला कि 6 दिन बाद पता चल रहा है कि पीएम साहब ने 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया, तब तो लॉकडाउन टूट जाएगा। तो ये किसके माध्यम से सूचना हम तक पहुंची? जाहिर सी बात है, मीडिया के माध्यम से। अब मीडिया यहाँ पर एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेता है, तो गुड गवर्नेंस है। लेकिन जिस तरीके से मीडिया में देखिए, तो लोग पगड़ी बांध के और वो फावड़ा, कुदाल, अस्त्र शस्त्र लेके बैठ जाते हैं, और जिसमें कि बड़ी द्वंद पैदा कर देते हैं, और इसमें एक वर्ग का और दूसरे वर्ग से एक संघर्ष पैदा भी हो जाता है कभी कभी। ऐसी चीजों में ये गुड गवर्नेंस की काबिलियत नहीं मानी जाती। गुड गवर्नेंस की काबिलियत हो जहां एक सिस्टम हो, जहां एक सिस्टमेटिक अप्रोच हो, और उनकी सूचना से लोक सशक्तिकरण आए और जनता के प्रति संवेदनशीलता हो। मीडिया में मतलब जैसे कहते हैं ना कि हर जगह एक जैसा अनुपात नहीं मिलता है। दूरदर्शन की वो खबरें भी देखी, आज की खबरें भी देखी, तो कई अखबारों को आप पढ़ते हैं, जैसे दिल्ली में जो लड़के रहते हैं, दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण पढ़ते हैं, जिसमें जनरली हमारा आर्टिकल होता है, आप उसमें देखिए तो वो बड़ी अच्छी, हम भी उसका ई पेपर पढ़ते हैं, बड़ा ही सेंसिटिव एक
पोजीशन लेके चलता है, तो उस सेंसिबिलिटी से हमें लाभ होता है। ऐसे मीडिया का धर्म है, बहुत सारे चैनल होते हैं, बड़े प्यार से चीजों को समझा देते हैं, कानून को समझा देते हैं, विचार को समझा देते हैं, सरकार की सूचना दे देते हैं, जिससे कि देश की व्यवस्था सुदृढ़ हो, जिससे कि लोक सशक्तिकरण बढ़े, जिससे कि संवेदनशीलता के साथ जन केंद्रित वही चीज जो सुशासन की परिभाषा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम निजी अपने लाभ के लिए, टीआरपी के लिए, किसी तरीके से एडवर्टीजमेंट के लिए ऐसा कोई तूफान मचा दें जिससे कि मतलब किसी तरीके की विसंगति पैदा हो जाए। और स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मैं आपको बताऊं, मेरा एक डिसर्टेशन है, 125 पेज हमने एक ही आर्टिकल पे लिखा है, 19(1)(a) पर, 1A जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे मैं 125 पेज लिखा हूं केवल एक आर्टिकल। और मैंने इसमें सुप्रीम कोर्ट के जितने केसेस उसको ध्यान में रख के लिखते हुए बताया कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर बैन नहीं लगाया जा सकता। जब संविधानविदों ने इस बात की चर्चा हुई संविधान सभा में कि बोलने की स्वतंत्रता पर अगर सीमा नहीं होगी तो कल लोग अपना धर्म का प्रचार करेंगे और इस तरीके से गड़बड़ियां पैदा हो सकती हैं, जैसे धर्मांतरण वगैरह होते थे पहले, उनको ध्यान में रख करके ये दिमाग में बात आई होगी। तो संविधानविदों की मिला जुला के राय ये थी कि ये आने वाले लोगों पर छोड़ दीजिए कि वो किसकी बात सुनते हैं और कितना सुनते हैं। तो उन लोगों ने बहुत भरोसा किया कि आने वाली पीढ़ियां वही बात सुनेगी जो उनके लिए जरूरी है, और लोग वही बात कहेंगे जो देश या समाज हित में ठीक है। तो ऐसे में दिमाग हमारा ठीक होना चाहिए। तो वहां क्यों अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, उसमें पहली चुनौती ये है कि भारत के जो नागरिक हैं उनका दिमाग ठीक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सोशल मीडिया के मामले में देखे होंगे हाथ खींच लिया था। बैन लगाना बहुत मुश्किल है, रोक पाना मुश्किल है, फेक न्यूज बहुत चलती है, कहीं ये कहीं वो तमाम चीजें होती, फिर उसको शेयर करते लोग आगे बढ़ाते रहते हैं। तो ये सब चीजें जो है बड़ा ये जो आर्टिकल 19(a) के है, इससे आप सब लोग मतलब तरह तरह का अपना जो धारणा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको लेना वो है जो आपके दिमाग के हिसाब से और देश के हिसाब से ठीक हो। वही चीज मैं मीडिया के लिए बोलता हूँ। गवर्नेंस जो है एक पॉजिटिव सेंस है, तो मीडिया को अ, देश की एक जो व्यवस्था है, जो संविधान है, जो विधान है, जो कानून है, जो नियम है, जो देश की लोगों के लोक सशक्तिकरण के काम आ सकता है, उन्हीं मामलों को मजबूती से सामने प्रकट करना चाहिए, न कि अपने निजी लाभ के लिए ऐसी कोई व्यवस्था पैदा करें जिसमें कि उनका लाभ तो हो जाए, बल्कि चाहे अन्यत्र क्षेत्र जो गुड गवर्नेंस के लिए सही हो वहां कोई नुकसान हो जाए। ये आरोप नहीं है, लेकिन सदा हुआ बात कहने के लिए इतनी बात तो लानी ही पड़ती है। जैसे आप मुझसे भी कह सकते हैं कि सर ऐसा पढ़ाना चाहिए कि जिससे मुझे समझ में आ जाए, न कि आप ये वो, इतने बात तो आप भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पीच एंड एक्सप्रेशन में किसी बात को कहने में, जब कोई बात आप किसी को समझाते हैं तो कुछ आधार आपको लाने ही पड़ते हैं, और अच्छी बात को समझाने में कभी कभी मदद खराब बातें करती है ना। जैसे हमें शांति स्थापित करने के लिए कभी कभी अशांति का उदाहरण देना पड़ता है, तभी पता चलता है शांति के फायदे क्या। तो कभी जैसे मीडिया को मैं अगर गुड गवर्नेंस के लिए मानता हूं कि मीडिया एक बेटर गुड गवर्नेंस का स्तंभ है, तो मीडिया क्यों बेटर गुड गवर्नेंस है, उसके कुछ खराब लूप होल को भी चर्चा कर लेना चाहिए, ताकि उसकी प्रासंगिकता और उसकी प्रोडक्टिविटी पब्लिक में और अच्छी तरह से पहुंच सके। ठीक है ना। जब राम और रावण की चर्चा होती तो राम और बड़े तब बन जाते हैं जब रावण की खराबियों की हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हमने चैप्टर जो हमको लेना था ये आगे चलता रहेगा। देखिए ई गवर्नेंस है तो डिजिटल गवर्नेंस है, आजकल जितने टेलीविजन ये जो पढ़ाना वढ़ाना सब ई गवर्नेंस ही हो रहा है मतलब। लेकिन जो गवर्नेंस की परिपाटी है सिंपली क्या है, एक पारदर्शी परिपाटी है। गवर्नेंस मीन्स एक पारदर्शी परिपाटी। ठीक है। तात्कालिक परिस्थिति में देखा जाए तो 2006 में जो ई गवर्नेंस मूवमेंट है वो सिर्फ सरकार की दृष्टि से ही नहीं है, वह जो है सरकार की दृष्टि के साथ साथ सरकारी दृष्टि भी है और गैर सरकारी दृष्टि भी। तो गैर सरकारी और सरकारी
दोनों दृष्टि से ये ई गवर्नेंस पूरी तरह से पालन करता है। आज देखिए अगर कोई वर्चुअल समिट किया जाए, चाहे G20 की बैठक आप कर लीजिए, चाहे सार्क देशों की बैठक कर लीजिए, चाहे आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं इस तरह से पढ़ाई हो जाए, कहीं ना कहीं ये ई गवर्नेंस का एक स्वभाव में है। इससे फायदा क्या होगा वो आगे हम बताएंगे, लेकिन टोकन के तौर पर, इंडिकेशन के तौर पर ऐसा समझ सकते हैं कि इसके लाभ ये हैं कि समय की बचत होती है, कार्य जो होता है वो उसमें कोई लुका छुपी नहीं हो सकता है, सिर्फ खुलापन हो सकता है। ई गवर्नेंस से सिर्फ खुलापन हो सकता है। जैसे ई सेवा है, ई परियोजना है, ई व्यवस्था है, एकल खिड़की है। आप कई चीजों को देखे होंगे, मनी ट्रांसफर है, बैंकिंग, ई बैंकिंग है, ई टिकटिंग है, जो भी चीजें होती हैं ये सभी ई गवर्नेंस पार्ट ऑफ ई गवर्नेंस। तो जहां पर देखिए गवर्नेंस इसमें भी अगर किसानों को जैसे पैसा दिया गया, मैंने कभी एग्जांपल दिया होगा, एक बटन आपने दबाया, करोड़ों रुपया करोड़ों किसानों को पहुंच गया, तो इसमें अधीक्षण और सुपरविजन की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब सुपरविजन नहीं करना है, बहुत नियंत्रण नहीं करना है, ये सब चीजें कम हो जाती हैं। जैसे एक सीसीटीवी कैमरा आप घर के सामने लगा दीजिए, तो आप अपने घर में बैठ के ही देख सकते हैं कि गेट पे कौन आया, तो इससे गेट तक जाने की जरूरत नहीं है। एक प्रकार से टाइम बचता है और आपको बहुत चिंता नहीं करना है कि गेट खोल के तब देखेंगे, पता नहीं किस किस्म का आदमी आया, तो आपको गेट से ही पहले से ही पता चल जाता है। तो और वो ट्रांसपेरेंट भी है। जैसे कोई व्यक्ति गेट पे आया और चला गया, आपने उसको देख लिया, उसको दूसरे दिन बोला आप कल आए थे, क्या बात थी, वो ये नहीं कह सकता कि कल मैं नहीं आया था। अगर वो झूठ बोलता है तो आपके पास उसका पारदर्शी एक तरीका है कि नहीं आप तो आए थे, मेरे कैमरे में तो दिखता है। जैसे आप मुझे फोन करें और मैं आपका फोन ना अटेंड करूं, मैं ये बात नहीं झुठला सकता कि आपका फोन नहीं आया था, क्योंकि उसका नंबर वहां पे छप जाता है। तो पारदर्शिता जो है ई गवर्नेंस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज है। सबसे बड़ा गुण क्या है उसका, सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस क्या है उसका, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, पारदर्शी। अब हमारी जो प्रशासन है, जो हमारा गवर्नेंस है, वो जनता की भलाई के लिए, जो गुड गवर्नेंस लाने के लिए कवायद करती है, कोशिश करती है, नियमित योजनाएं बनाती है, नियंत्रण करती है, नियम बनाती है, वह यह नहीं कह सकती है कि हमने काम तो किया, काम किए होंगे तो दिखना चाहिए। जैसे कि अगर आपने पैसा भेजा है तो किसानों के अकाउंट में पैसा दिखेगा। मैंने बैंक में पैसा, जैसे आप मुझे फीस जमा किए हैं और प्रयास आईएएस स्टडी सर्कल के अकाउंट में जमा है, तो मैं झुठला नहीं सकता कि आपकी फीस नहीं आई है। कहने का मतलब है कि ये पारदर्शिता की पूरी जो है एक ताना बाना है। इसमें हमने 11 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, जो 11 क्वेश्चंस है, जो समय समय 11 के अलावा ये तो एक साथ है, साथ में बीच बीच में ऐसे करके 25-30 सवाल जो है आपको ई गवर्नेंस के अलग अलग किस्म के मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊं बच्चा कि पिछले दिसंबर में, इस दिसंबर से पहले वाला दिसंबर, 2018 का दिसंबर में मैं इलाहाबाद में क्लास लिया, मेंस के बच्चे जो यूपी पीसीएस के थे। मैंने जैसे पढ़ाता हूँ ई गवर्नेंस, हमारा ई गवर्नेंस का जो पहला 2 पेज है ना, 2 पेज पहला, ये ई गवर्नेंस का जो मेरा मटेरियल है, कई विद्यार्थी हमसे बोलते हैं कि ये 20-25 पेज में है। जो विद्यार्थी बोलते हैं कि सर मटेरियल के लिए, मैंने आपको बोला है कि जो ऐप है प्रयास आईएएस ऑनलाइन लर्निंग, उसमें सारे मटेरियल्स वगैरह डाले जाएंगे। तो उसकी जो फाइल बनती है, जो पीडीएफ जो भी कहते होंगे उसको, तो वो फाइल वगैरह सब जाएगी, तो वहां से आपको मटेरियल मिलेगा। लेकिन मिलने का ये मतलब नहीं कि अभी जो लिखा रहे हैं वो ना लिखें, क्योंकि कम मटेरियल में बेहतर प्रेजेंटेशन की कला आपको सीखनी है। मटेरियल के गोदाम में आपको नहीं डालना। अब आता है कि जैसे हमने 2 पेज जो बोला है, 2 पेज जो मैंने लिखाया, सिर्फ ई गवर्नेंस का 2 पेज, वही जो मेंस हुआ था 2018 वाला मेंस, 2019 का 20 अप्रैल का था, नहीं हुआ। उस मेंस में वही 2 पेज पहला सवाल, एक जो ई गवर्नेंस आया वो वही आया हुआ था। असल में बच्चा ये है कि अगर आप शासन, प्रशासन, सुशासन, ई शासन के साथ लोक सेवा को जब पढ़ लेते हैं, तो पहली बात तो अभी चूंकि ये नए तरीके से चला है, यूपीएससी में तो पुराना हो गया, 7-8 साल हो गया।
लेकिन आप इसमें देखेंगे कि अभी बहुत सारे हम इतनी बातें बता देते हैं कि किसी भी एंगल से अगर यूपीएससी उसमें छानबीन करना चाहे तो आप कहीं ना कहीं जानकारी रखते ही होंगे। और उत्तर प्रदेश पीसीएस का तो पहला एग्जाम था, इसलिए वो पहले 2 पेज में से ही सवाल आ गया। जब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो चूंकि गवर्नेंस का सिलेबस ठीक से जानते नहीं है, वो पॉलिटी समझ लेंगे, कुछ समझ लेते हैं, उनको क्लियर ही नहीं है कि ये गवर्नेंस क्या है। और टू बी वेरी फ्रैंक, कई टीचर्स को भी नहीं पता है कि गवर्नेंस क्या है, वो भी पॉलिटी वोलिटी को लपेट लपेट के बात करते हैं। गवर्नेंस ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप इससे क्या है जो आपको मोटिव एस्पेक्ट बनेगा कंपटीशन के प्रति, एक सवाल या 2 सवाल का बनेगा, एक ही 2 सवाल का नहीं बनेगा। एथिक्स के 4 क्वेश्चन, 4 टॉपिक करेंगे और उत्तर प्रदेश पीसीएस देने वाला कम से कम एक निबंध और आईएएस देने वाला एडमिनिस्ट्रेटिव एक निबंध लिख सकता है। ई गवर्नेंस से, गुड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ निबंध आता है। अगर यह प्रशासनिक निबंध आया, जैसे राजनीतिक प्रशासनिक निबंध आया, तो आपको इसमें लिखने में मदद मिलेगी। कुल मिला के जाता है बहुत आगे तक है, इसकी शाखाएं और भी। और फिर जरा सोचिए कि प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में शासन प्रशासन सुशासन की बातें कम होंगी तो कैसे प्रशासनिक सेवा। तो जाहिर इस चैप्टर की सिर्फ सेकंड पेपर जीएस में नहीं, निबंध और फोर्थ पेपर में भी उपयोगिता है। और इतना ही नहीं, इसको पढ़ने से इंडियन पॉलिटी को भी आप मजबूत कर सकते हो और पॉलिटी पढ़ के इसको भी मजबूत कर सकते हैं। तो हम आज जो आपको लेंगे, आज तो हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, अभी दिखाने के देखता हूँ टाइम की स्थिति के हिसाब से। हम आपको बताएंगे ई गवर्नेंस क्या है। सबसे पहले जब भी कोई विषय में जाया करिए तो व्हाट इज पे चला जाया करिए। जैसे व्हाट इज ए गुड गवर्नेंस, तो आपको 3 शब्द याद रखना है। क्या रखना है? 3 शब्द, जन कल्याणकारी, जन केंद्रित, लोक कल्याण और संवेदनशील हो तो गुड गवर्नेंस है। और गुड गवर्नेंस करता क्या है? लोक सशक्तिकरण करता है। अगर ये इंटरव्यू कहीं पर किसी को बताइए, जान जाएगा किसको पता है। ऐसे ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस ऑनलाइन सर्विस है। अगर आपसे कोई कहे कि क्या है ई गवर्नेंस, तो बोलिएगा कि यह सरकार द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन सर्विस ही ई गवर्नेंस। अब ये सर्विस सरकार द्वारा दी गई तो ये सरकारी सर्विस हो जाएगी, निजी द्वारा दी गई तो निजी सर्विस हो जाएगी। जैसे मैंने बोला कि सरकारी भी और गैर सरकारी भी बोला था। जैसे यही अगर यूजीसी यूनिवर्सिटी को कॉन्फ्रेंस करे, जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे जोड़ ले, तो सरकारी सूचनाएं हो जाएंगी, सरकारी सम्मेलन हो जाएगी। यही मैं आपको जोड़ रहा हूं, निजी हो गया। तो गुड गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस क्या है? ऑनलाइन सर्विस है। ठीक है, एक शब्द है इसका, ऑनलाइन सर्विस। ऑनलाइन सर्विस किसके लिए है? अगर आपसे कोई पूछे कि ऑनलाइन सर्विस किसके लिए है, तो आप बोलिएगा जनता के लिए है। ठीक है, तो जब जनता के लिए है तो जाहिर है कि इस सर्विस से जनता मजबूत बनेगी। सिंपल। ई सर्विस, ई गवर्नेंस एक ऑनलाइन सेवा है और यह सेवा जनता के लिए। अरे यार, शासन प्रशासन किसके लिए काम करेंगे? सब जनता के लिए करेंगे। वह सेवा जो ऑनलाइन हो और जनता के लिए हो, उसी को हम ई गवर्नेंस कहते हैं। और जब जनता के लिए बच्चा सेवा होगी, जैसे किसानों के खाते में सरकार के द्वारा जब पैसा या रुपया ट्रांसफर करना ऑनलाइन सर्विस, तो किसान क्या हुए? किसान जनता है, किसान देश के नागरिक है। तो ये पैसा से क्या चलेगा? रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, जो भी सीड बीट जो भी लेंगे, तो उनके जीवन में सशक्तिकरण आएगा। ठीक है ना? अगर कल आपको सर्विस मिल जाए, मिलेगी, आप पैसा कमाने लगेंगे, तो आपके पैसा भी जो सैलरी आएगी वो भी गवर्नेंस ऑनलाइन। जहां ऑनलाइन सर्विस वहीं गवर्नेंस। मैंने बोला था आपको शुरू में, आप राजकाज चलाने को गवर्नेंस कहते हैं। आपके पिताजी आपके घर में राजकाज चलाते हैं, अपने घर का राजकाज। राजकाज चलाना शासन है,
उसी में ई कर दीजिए तो ई शासन हो गया, ई गवर्नेंस हो गया। तो ई शासन भारत सरकार में भी है और ई शासन आपके यहां भी। पानी का बिल, बिजली का बिल हम क्या करते हैं, बच्चों की स्कूल की फीस क्या करते हैं, ई ट्रांसफर। ई ऑनलाइन ट्रांसफर हुआ ना, यही गवर्नेंस। अब क्या है, आपको कपड़े प्रेस नहीं करने, आपको जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल चकपक होकर सोफा में बैठकर तब ई गवर्नेंस का काम करें। जिस स्थिति में हम उसी स्थिति में ई गवर्नेंस करें। तो आपको प्रिपरेशन का टाइम बचा, लागत नहीं लगती प्रिपरेशन में, समय नहीं खर्च होता। और जैसे जैसे ये सस्ता होता जा रहा, अभी अंबानी जी ने जियो देकर के कुछ एक क्रांति ही कर दी टेलीफोन की दुनिया में, जीबी उबी ज्यादा देके, जैसे आप पढ़ रहे हैं। तो एक प्रकार से ये ई गवर्नेंस है। सुशील सर की क्लास, सुशील सर का गवर्नेंस किस में, क्लास में किसके माने, ई। लॉकडाउन की वजह से विद्यार्थी नहीं आ सकते, तो रास्ता क्या निकला, ई टीचिंग करते हैं। आपको लिखने के लिए, समय पे आने के लिए और भी तमाम चीजें बोलते रहते हैं, धमकाते रहते हैं। सुपरविजन कहीं ना कहीं ई के माध्यम से रख रहे हैं, लेकिन उतना हम सुपरविजन नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि आपको हम सर्विस दे रहे हैं। और आप इस वीडियो को यूट्यूब पे जाके देखिए, मिलेगा, और या फेसबुक पे डाल दीजिए वो मिलेगा। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर कोई आज ये कहे, कोई घर पे बच्चा हो, वो जाके अपने पिताजी को बोले, क्लास में ना आए, बोले कि आज तो सर पढ़ाया ही नहीं, और पता चला उन्हीं पिताजी के व्हाट्सएप पे मेरा वीडियो चल रहा है, फेसबुक पे मेरे साथ है, वो फेसबुक पे देख रहे हैं। ये पारदर्शी व्यवस्था, अब झूठ नहीं बोल सकते आप। हम ही लोग पढ़ाते हैं, गार्जियंस कभी कभी फोन कर देते हैं अपने बच्चों के बारे में पूछने के लिए, सर वो मेरा बेटा आ रहा है कि नहीं। मैंने अब ध्यान आता है, फिर देखा, हमने कहा नहीं वो तो आता ही नहीं 4-5 दिन से। नहीं नहीं, वो बोला सर कि आप 4-5 दिन से 3 दिन की छुट्टी पे आप स्वयं थे। वो कहते हैं कि नहीं, बेटा तो बता रहा था कि सर 3 दिन से दिल्ली गए हैं क्लास लेने, और आप स्वयं नहीं हैं, और आप कह रहे हो 5 दिन से नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई मैं तो 1 महीने से कहीं गया ही नहीं, मैं तो रोज क्लास ले रहा। आप समझ गए ना बात को। अब ये बात, अब वो सही बोल रहे हैं कि हम सही बोल रहे हैं, ये हो सकता है, इसके लिए प्रूफ की जरूरत हो सकती है, लेकिन ई गवर्नेंस में ऐसा नहीं है, पारदर्शी है, ये सब देख सकते हैं इसको। ऑनलाइन सेवा ई गवर्नेंस है, और ई गवर्नेंस के कई स्वरूप हो गए। अब जैसे मैं आपको बताऊंगा उद्देश्य, ई गवर्नेंस क्या है, फिर उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है, आप सिंपल समझिए कि मेरा पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, आपको जवाब मिल गया होगा। मेरे पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, को देखिए, आप संविधान में पढ़िए, नागरिकता को थोड़ा भी डिटेल करेंगे तो बताएंगे। नागरिक का ये धर्म है कि वो टैक्स भी पे करे ना। अगर मैं कहूं कि पढ़ाने से आपको पता चल गया होगा कि इस पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, तो सिंपली एक तरफा उद्देश्य नहीं है। भारत के नागरिक से अपेक्षा की जाती है कि वो भारत के कानूनों का अनुपालन करें, और सरकार से अपेक्षा की जाती है कि उनका शोषण न करें, उनको पॉलिसी देते रहें, उनके काम आते रहें। ठीक उसी तर्ज पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरा उद्देश्य कुछ है, और आप पढ़ रहे हैं आपका उद्देश्य, लेकिन हमारे आपके उद्देश्य की प्रकृति में और बहुत भिन्नता होगी, ये चलने वाला नहीं है। तो ऑनलाइन सर्विस में सरकार चाहती है कि लोक सशक्तिकरण आए, जो गुड गवर्नेंस का प्रतीक है। लेकिन वो सरकार चाहती है कि जो टैक्स है वो भी दें, जो नियम है वो भी पालन करें। ऐसा ना हो कि सशक्त तो हो जाएं लेकिन वापसी ना करें। जैसे मैं आपको पढ़ाऊं, आपको गवर्नेंस आने लगे, कल पॉलिटी आने लगे, लेकिन हमारे आप फीस ही ना दें, तो आप तो सशक्त हो गए ज्ञान से, लेकिन जो आपकी दूसरी ड्यूटी थी वह भी पूरी करनी होगी।
तो लोक सशक्तिकरण सरकार का जिम्मा है, तो कानूनों का, लॉकडाउन का अनुपालन देश के नागरिकों का कर्तव्य है। ऐसे चलेगा नहीं। जैसे मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य ये तय किए गए, तो गवर्नेंस दो तरफा संवाद होता है। ई गवर्नेंस दो तरफा है, एक तरफ आपने दिया तो दूसरी तरफ से मिला भी, उसको फीडबैक में मिल रहा है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? यहां पर आपकी प्रिपरेशन हो। हम गवर्नेंस के, ई गवर्नेंस के प्रकार बताएंगे। G2G क्या समझे? जैसे हम बोलते हैं ना G2G, G2 सिटीजन, G2 एम्प्लॉई, G2 बिजनेस। जैसे गवर्नेंस, अब जैसे माना हमने 4 कैटेगरी बनाई, तो ये 4 कैटेगरी 4 प्रकार से हम कैसे देंगे, इसी में समेट देंगे लोगों को। जैसे हमने कहा ई गवर्नेंस, इसको आप गवर्नेंस समझ लीजिए, 1 2 3 और ये 4। एक हमने कहा G2G, G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज ए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, उत्तराखंड के किसी भी मुख्यमंत्री से अगर बात करें या मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन कर दें ऑनलाइन, तो G2G है ये, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, या पर्टिकुलर डिलीवर कर दें। सिर्फ लॉकडाउन में नहीं बोल रहे हैं, आम परिस्थितियों में भी G2G बोलते हैं इसको, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। और अगर G2 सिटीजन कर दीजिए, G2C बोलते हैं, C इट मीन सिटीजन, गवर्नमेंट टू नागरिक। जैसे अगर प्रधानमंत्री ने किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया, या प्रधानमंत्री ने, गवर्नमेंट ने सिटीजन से बात किया, G2G। जैसे मोदी साहब 24 तारीख को रात में 9 बजे आए थे, 8 बजे आए थे कि 9 बजे आए थे, 9 बजे आए थे शायद। उन्होंने कहा आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में लॉकडाउन होगा। 8-9 बजे में कुछ था बेटा, मैं कंफ्यूज हूं, लेकिन 12 बजे से लॉकडाउन। ठीक, अब ये 12 बजे लॉकडाउन किसको बोल रहे थे? पब्लिक को। तो G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, बोल किसके माध्यम से रहे थे? ई, ये क्या है, टीवी उबी, उसके माध्यम कई हो सकते हैं, टेलीफोन भी हो सकता है, ये हो सकता है आपका टेलीविजन हो सकता है, कई माध्यम हो सकते हैं। जैसे हम, आप व्हाट्सएप से आपसे बात कर सकते हैं, आप फेसबुक से भी हम लोग कुछ कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी जा सकते हैं। ऐसे ये तरीके बनाए, लेकिन सब जुड़े हैं इलेक्ट्रॉनिक ही माध्यम से। ठीक है, सिटीजन, तो लॉकडाउन हुआ गवर्नमेंट टू सिटीजन, इसका एग्जाम्पल है लॉकडाउन। और G2G, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल समिट किया कि कैसे कर रहे हो, क्या स्थिति है, सारे अभी देखे होंगे केरल के मुख्यमंत्री नहीं आए थे, अभी 2-3 दिन पहले बैठक हुई थी मुख्यमंत्री, वो G2G है। ठीक है, उसके बाद आता है G2, आप करिएगा बिजनेस, G2 बिजनेस बी। देखिए, एक तो सिटीजन हो गया, एक बिजनेस क्लास हो गया, एक गवर्नमेंट हो गई, और एक देश में एम्प्लॉई हो गए। तो बिजनेस क्लास जैसे टाटा साहब हो, अंबानी हो, और भी तमाम लोग हैं, उन सबको जोड़ लें और कोई चीज पास करें। आपने देखे होंगे जो फंड केयर था प्रधानमंत्री का, जिसमें सब लोग पैसा डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं? ई गवर्नेंस है। कोई जा जाके घर नहीं मांग रहा है, अक्षय कुमार 25 करोड़ दे रहे हैं, कोई ये कैसे दे रहे हैं? सब ई हो रहा है सब। तो वो कैसे?
उन्होंने एक डिक्लेरेशन, एक फंड बनाया, एक अपना अकाउंट बनाया, जिनको जो भैया बनता है मुख्यमंत्री में या प्रधानमंत्री में डालते हैं। तो सब लोग दे रहे हैं, ऐसे सभी टाटा दे रहे हैं, अंबानी दे रहे हैं, जो भी नेता दे रहे हैं, अभिनेता दे रहे हैं, हम पब्लिक भी दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं। तो यहाँ पर E2 बिजनेस, जैसे कोरोना वायरस को लेकर के प्रधानमंत्री एक मीटिंग करें टाटा से, अंबानी से, या और भी जितने भी वर्ग है बिजनेस क्लास, कि आप लोग देखिए ये प्रॉब्लम है देश में, आप क्या हेल्प कर सकते हैं, आपकी फैक्ट्री क्या बना सकती है, मास्क बना सकती है, मान लो इस तरीके से कोई बातचीत करें, या अपने क्षेत्र में आपको ऐसा कुछ सोचना चाहिए, आपको कोई आइडिया हो तो हमको दीजिए, दो तरफा संवाद होता है। तो E2 देखे होंगे कभी फिक्की में जब प्राइम मिनिस्टर जाके स्पीच देते हैं वहां पे, तो वो तो हो गया आमने सामने, लेकिन यही चीज अगर ई के माध्यम से कर दिया जाए, E2 बिजनेस ये तो होता है। और एक होता है G2 बिजनेस, एक होता है G2 एम्प्लाई, गवर्नमेंट टू एम्प्लाई, ठीक है ना। एम्प्लॉइज जो होते हैं, जितने सरकार नियोक्ता होती है, सरकार एम्प्लॉयर होती है, बाकी लोग एम्प्लॉई होते हैं। तो एक एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट का यहां रोल बदल जाता है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई से कुछ कहना चाहता है तो उसको बोलेंगे G2 एम्प्लॉई। ऐसा भी हो रहा है आजकल, जैसे डीएम देखे होंगे, कलेक्टर से बात कर लेते हैं, कलेक्टर्स की मीटिंग कर लेते हैं, पूरे कलेक्टर से कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं। जैसे आजकल लॉकडाउन में देखे होंगे कि बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स उस जिले में तो जा नहीं पा रहे होंगे, तो वो कलेक्टर से फीडबैक लेते रहते हैं। इसको बोलते हैं G2 एम्प्लॉइज। कलेक्टर किसका एम्प्लॉय है? गवर्नमेंट का। सरकार के, देखो राष्ट्रपति के नाम से देश में काम होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका जो होती है मंत्रिपरिषद होती है, और मंत्रिपरिषद का एक प्रमुख होता है जिसको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बोलते हैं। यहाँ राज्य में तो मुख्यमंत्री हो जाएगा, वहां प्रधानमंत्री, और मंत्रिपरिषद ही सरकार है, और उसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री। इसलिए जो सरकार वही एम्प्लॉय करेगी। जैसे कार्मिक विभाग प्रधानमंत्री के अधीन, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार, जैसे मुख्यमंत्री के अंडर में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार, जो भी भर्ती कमीशन में जाती है उसका अधियाचन जो होता है वो कार्मिक विभाग भेजता है। कार्मिक विभाग किसको भेजता है? लोक सेवा आयोग। जैसे सेंट्रल में कार्मिक, देखे होंगे जितेंद्र सिंह कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री हैं, तो कभी भी कुछ बात बोलना होता तो वही बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के पहले उनके 5 साल के कार्यकाल में, इसके पहले वाले में रहे, तो जो भी कमीशन से जुड़ी जानकारी हो, इससे जुड़ी वही देते। जैसे आजकल परीक्षा टलेगी कि नहीं टलेगी, सब पे जो चीजें हैं वो कार्मिक विभाग के संदर्भ को ध्यान में रख करके कमीशन को स्टेप लेता है। क्योंकि भर्ती कराता कौन है? भर्ती का स्टेप कौन लेता है? यूपीएससी, जो आर्टिकल 315 में। लेकिन भर्ती करोगे क्या, वो देता है कार्मिक। कार्मिक क्या करता है? सभी विभागों का आदमी का इकट्ठा करता, मानव संसाधन। जैसे गृह विभाग से पूछेगा आपको कितना आदमी चाहिए, वित्त से पूछेगा कितना आदमी चाहिए, बार्गेनिंग भी करता है, कितने आदमी से क्यों इतने आदमी से काम चलाइए। और सारे विभागों के आदमियों को जोड़ करके 600-700 आदमी जब हो जाते हैं तो कहते हैं कि यूपीएससी को दे दिए। कहते हैं यूपीएससी फिर एडवर्टीजमेंट जारी करती, इसी को बोलते हैं सिविल सर्विसेज की वैकेंसी 700 आई है। और इसीलिए वो 700 सब कलेक्टर नहीं बनते, अलग अलग विभाग के जिसके लिए होते चले जाते हैं मेरिट के हिसाब से। यही स्टेट में होता है, समझ गए ना बात को। और नियुक्ति पत्र जब आता है ना, वो कार्मिक विभाग का आता है। कार्मिक मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे राष्ट्रपति काम करते हैं। राष्ट्रपति नाम मात्र की सत्ता है, मंत्रिपरिषद वास्तविक सत्ता है। और कार्मिक नियुक्त करता है। तो सब लोग सरकार के एम्प्लाई हैं, और सरकार अपने एम्प्लाई से बात करती है तो G2 एम्प्लाई हो जाएगा। बिजनेसमैन से बात करेगी तो G2 बिजनेस हो जाएगी, सिटीजन से बात करेगी तो G2 सिटीजन हो जाएगा, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करेंगे तो G2 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी G2G हो जाता है। ये एक प्रकार से गवर्नेंस के प्रकार हैं। और गवर्नेंस का ये प्रकार क्यों है? ई गवर्नेंस का क्या मुख्य उद्देश्य है? गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है लोक सशक्त करना, जो गुड गवर्नेंस का था। गुड गवर्नेंस का क्या उद्देश्य है?
अगर सरकार जन केंद्रित है, संवेदनशील है, लोक कल्याणकारी कृत्यों से युक्त है, तो जन सशक्तिकरण होगा। ई गवर्नेंस, अगर ई गवर्नेंस से क्या हुआ, पारदर्शिता आएगा तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, उल्टा होगा, समझ रहे हैं ना, भ्रष्टाचार खत्म होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेहिता बढ़ेगी, जन सामान्य के जीवन स्तर में सुधार को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, पूरा सिस्टम जन उन्मुख हो जाएगा, क्योंकि सब दिखता है। और इस तरीके से प्राप्ति किसके माध्यम, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के माध्यम से भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है, पारदर्शिता को बढ़ाया जा सकता है। और यही ई गवर्नेंस, ये उद्देश्य भी ई गवर्नेंस का, क्यों, क्योंकि भ्रष्टाचार रहेगा और पारदर्शिता का अभाव रहेगा तो जन सशक्तिकरण नहीं आएगा। अगर सिस्टम में घुन लगा होगा तो वो सिस्टम जनता के कल्याण और जन केंद्रित और संवेदनशील होने में पिछड़ जाएगा, तो ई गवर्नेंस उसकी पूर्ति कर देता है। और ई गवर्नेंस के प्रकार में मैंने जैसे 4 प्रकार बता दिए, ठीक, क्या है समझ गए, प्रकार समझ गए और उद्देश्य समझ रहे हैं, लाभ ही लाभ है, समझे चला, इसका लाभ ही लाभ है। आप ऐसा समझो ना यार, कई लोग जो पढ़ रहे होंगे इस टाइम, आपका बहुत एक तो समय बच रहा है ना, इस समय आप घर में हैं, आप पर कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, ना एक्टिवा स्कूटर स्टार्ट करके कहीं जा रहे हैं, आपने मोबाइल में अपना एक जो ये कनेक्ट किया और अपने को इसमें डाल लिया, क्या फायदा हुआ इसका, आपका अध्ययन हो गया, तो इससे क्या हुआ, सशक्तिकरण आपके पास जा रही। तो ई टीचिंग से क्या फायदा हुआ, ई रीडिंग से क्या फायदा हुआ, ई लर्निंग से क्या फायदा हुआ, दैट इज ई लर्निंग, ई टीचिंग, ई रीडिंग, समय बचा, लाभ ही लाभ है। जो जानकारी के लिए यहां वहां मगजमारी करना पड़ता है तो घर बैठे मिल रहा है, इसीलिए सब होम कल्चर आ गया। धीरे धीरे आपको ऐसा नहीं लगता, ऑनलाइन क्या करते हैं आप बोलते हैं ना कि अमेजॉन से हमने ऑनलाइन ये मंगाया, व्हाट डू मीन ऑनलाइन, ऑनलाइन सर्विस, अमेजॉन का ई गवर्नेंस, निजी में भी ई गवर्नेंस, बोला ना राजकाज कैसा चल रहा है, आपने उसको है जल्दी से बुक करो, बुक किया, 2 दिन के बाद पता चला वो आपके घर पे पहुंच गया, ई गवर्नेंस। ऑनलाइन शॉपिंग बोलते हैं कि नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन सर्विस, मैं क्या दे रहा हूं, ऑनलाइन सर्विस। और आप अभी पिज्जा वाले को बुलाओ, बुलाना मत आजकल, वह दिल्ली में बुलाए थे 70-71 लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ा, क्योंकि वो पिज्जा बॉय जो था वो उसको कोरोना था। कोई भी बाहर की डिलीवरी मत करो, कुछ बाहर से कोई चीज मंगाओ मत, लेने तो जाओगे ना, कहाँ छुआ है, किसका छुआ है, कितना, अब पिज्जा को सैनिटाइज तो करोगे नहीं, वो अल्कोहल वाला के हाथ में लगा और पिज्जा में भी रगड़ दिया। पिज्जा खाना क्यों यार, कुछ दिन रोटी सब्जी खाओ घर की बस, ठीक, तो इसका लाभ ही लाभ हुआ। अब आप जैसे इस लाभ को देखिए, अभी जब बताएंगे तो थोड़ा लाभ गिना देंगे ठीक से, ये लाभ और सब पूछा था उत्तर प्रदेश पीसीएस में, लाभ वगैरह पूछा था। और क्या लगता है आपको, एक नई आवाज है, ये भी एक नई आवाज। अगर मैं कहूं कि ई गवर्नेंस ने स्मार्टनेस पैदा कर दिया, स्मार्ट, क्या किया स्मार्ट में, कुछ खास नहीं किया, SMART, ठीक है, SMART, स्मार्ट, अरे यार स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट लर्निंग ऐसे बोलते हैं ना, स्मार्ट गवर्नेंस है, स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, यहां पर स्मार्ट देखो SMART, यहां एस का मतलब है सिंपल, सरल। हम लोग रिफॉर्म में बताते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का मतलब होता है कार्य का सरलीकरण करो,
वर्क सिंप्लीफिकेशन, वर्क को सिंप्लीफाइड करो। अगर आप कार्य को सरल नहीं करोगे तो जो हर लेवल का व्यक्ति कैसे जुड़ेगा उससे? क्यों? जैसे किताब है बहुत कठिन लिख दी जाए, आपको समझ में ना आए, तो किताब लिखी किसके लिए गई थी? पढ़ने के लिए कि रखने के लिए? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको गवर्नेंस ही गवर्नेंस समझ में ना आए तो मैं पढ़ा क्यों रहा हूं? ऐसे ही ऐसा पढ़ाओगे आपको समझ में आए। तो क्या हुआ यहां पर? सिंपल, एस मीन सिंपल, एम फॉर मॉडल, ये हो गया सिंपल मॉडल। ई गवर्नेंस क्या हुआ? सिंपल मॉडल। कैसे, क्या हुआ जो सिंपल मॉडल हो गया? यहां पर ए फॉर अकाउंटेबिलिटी जो मैं बताया था, ये गुड गवर्नेंस में ई गवर्नेंस का अकाउंटेबिलिटी। तो गैस भी बुक, फोन पे गैस आपने बुक किया, नहीं बुक किए है ना, पता चल जाएगा नहीं बुक किए। आप अकाउंटेबल हैं, जो काम दिया गया वो दिखता है भाई, अब झूठ नहीं बोल सकते। अकाउंटेबिलिटी का मतलब शब्दांशतः पूरा करना। अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने कहा एक गिलास पानी लाओ, आपने पानी ला दिया, ये आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी। लेकिन अगर मैंने कहा कि ये पानी फ्रिज का नहीं, आरओ का लाना, ठंडा नहीं होना चाहिए और थोड़ा गुनगुना करके ले आना, ठीक? पतीला ले लेना, और वो कांसे वाला पतीला लेना, एल्यूमिनियम या स्टील का मत लेना। कांसे का पतीला ले लेना, आरओ का पानी लेना, उसमें डालना और इसको गैस पे गर्म कर देना, बहुत मामूली सा गुनगुना, इतना गर्म ना हो कि ना पी सके, और इसको गिलास में डाल करके, जो कांसे का गिलास है उसी में डाल करके मेरे पास ला। अगर आपने आरओ का पानी लिया तो अकाउंटेबिलिटी है, पतीला स्टील का ले लिया तो अकाउंटेबिलिटी नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल गर्म पानी उसमें भी होगा। लेकिन आप पूरी तरह अकाउंटेबल नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल तो महसूस किए, अकाउंटेबल नहीं, शब्दांशतः जैसा कहा गया है। तो ई गवर्नेंस, जैसे आपको कहा गया कि बैंक में जाकर ये पैसा बैंक में ट्रांसफर कर दो, ठीक है? तो बैंक में, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, याद आ गया मुझे, एक हमारा विद्यार्थी है, हमने एक बार उनको कहा, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने कहा यार तुम पीपीएफ में मेरे थोड़ा मार्च का महीना थोड़ा पैसा डाल दो उसमें, जो पीपीएफ होता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने अकाउंट से पीपीएफ में मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। वो अपने अकाउंट, मैंने उसको दिया 10,000 रुपए कि जाके जमा कर दो। वो क्या किया, 10,000 रुपए रख लिया, सोचा कौन जाए बैंक, अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया, ठीक? अब पीपीएफ क्या होता है? लेन देन के लिए नहीं होता है, ना करंट है ना सेविंग है, वो तो पीपीएफ है। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी की, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाई उसकी। 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाला उन्होंने, लेकिन रेस्पॉन्सिबल तो यहां दिखे वो, लेकिन अकाउंटेबल नहीं दिखे। अकाउंटेबिलिटी क्या कहती है कि ये 10,000 नगद जाके बैंक में लाइन लगा के जमा करो। बाद में हमको बैंक जाना पड़ा, उसमें 10,000 रुपए हमने नगद जमा कराया, और उसका जो 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 पैसा था उनको हमने कोशिश किया कि सर इसको ट्रांसफर कैसे हो सकता है इनके अकाउंट, क्योंकि जो पैसा था वो मेरे मद से जाना, ये शो हो गया सारी उम्र के लिए, ये 10,000 रुपया आपने किसी से डलवाया। तो अब हम बैलेंस शीट में क्या शो करेंगे कि हमने फलाना व्यक्ति से 10,000 रुपए अपने पीपीएफ में डलवाया, तो पूछेगा कि क्यों डलवाया, तो मैं ये नहीं कह सकता मैं इसको नगद दिया था, ये अपने अकाउंट से डाला, ये लीगल नहीं है, इलीगल नहीं है बट लीगल भी नहीं। तो हमको बैलेंस शीट में क्या शो करना पड़ेगा कि 10,000 रुपया हमने इनसे उधार लिए, और वो ताउम्र उधार चढ़ा रहेगा जब तक हम उसको ट्रांसफर करके नहीं देंगे। तो
ये हमने सोचा इसी समय इसलिए हो जाए, नहीं तो अप्रैल में जब जुलाई में बैलेंस शीट बनेगी तो ये पैसा इसमें दिखाना पड़ेगा, एक खामखा ये ठीक नहीं तरीका। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति तो ठीक थे बट अकाउंटेबल नहीं थे। तो ई गवर्नेंस क्या करता है, ई गवर्नेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टी बचता है, आप टी समझ गए होंगे, ट्रांसपेरेंसी। Simple model, accountability, responsibility and transparency, that is a smart, that is a e-governance. ठीक है, ठीक है बच्चा, आ रहा है ना समझ में, आएगा। अगर इसके बाद जब हम चलेंगे तो आपको हम डिजिटल गवर्नेंस की बात करेंगे, स्टार्टअप, स्टैंड अप, फलाना, गांव, यहाँ वहां सब जगह चलेंगे और इसको 21वीं सदी में डिजिटल गवर्नेंस की थोड़ी चर्चा करेंगे, काफी बड़ा है। साइबर थोड़े अपराधों की भी बात होगी, क्योंकि जैसे अकाउंट हैक हो जाता है, बैंकिंग का, फलाना का, थोड़ा सा जो साइबर क्राइम बढ़ा है। ये साइबर क्राइम जो है, मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं फिर लिखा। साइबर जो क्राइम है ना, साइबर क्राइम ने ई गवर्नेंस को चुनौती दे दी है। अगर कहे कि ई गवर्नेंस के लाभ को बताते हुए, उद्देश्य और लाभ को बताते हुए, यानी ऑब्जेक्ट एंड प्रॉफिट को बताते हुए इसके समक्ष खड़ी चुनौतियों की चर्चा की, तो साइबर क्राइम इसकी चुनौती है। और साइबर क्राइम से निपटने के लिए साइबर विधि बनी हुई। क्यों? आपने देखा अवशिष्ट सूची में एक साइबर शब्द जोड़ा गया है, साइबर कानून, कुछ पढ़ना पड़ता है। और वो जो है, जो साइबर विधि बनी है, जैसे सब तो हवा में है, ई गवर्नेंस का मतलब समझ रहे ना, हवा में, हवा में चीज बड़ी मुश्किल होती है। जैसे कोई फेसबुक हैक कर लिया किसी, तो हवा में है सब, आपने अकाउंट में पैसा डाला, गया ही नहीं, हवा में। एटीएम में कभी देखे होंगे आप, पैसा कट गया और पैसा आपको मिला भी नहीं, हवा में हो रहा है सब। तो मतलब बड़ी डर सी लगती है, मतलब जिसका है कोई खोता है उसको तो डर ही जाएगा। तो एक प्रकार से है, हवा की चोरी है, एक प्रकार से हवा में सब चोरी हो रहा है। और ई गवर्नेंस के लिए जो जो सुझाव है क्या, और ऐसा कर देना चाहिए, अब जब पढ़ लेंगे तो सुझाव आने लगेगा कि ऐसा सुझाव। अब आप ई गवर्नेंस के जानकार नहीं है अभी, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जान जाएंगे तो आप 5 सुझाव खुद बता देंगे। तो इसके अंदर क्या होती है, जैसे अब मैंने अभी बताया, पारदर्शिता और जवाबदेहिता ई गवर्नेंस का जबरदस्त टूल है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी टूल्स ऑफ ई गवर्नेंस। स्मार्ट सरकार और ई शासन लगाम लगाती है। ई शासन लगाम लगाती है किस पर? भ्रष्टाचार। ई शासन आंदोलन 2006 की चर्चा करेंगे, ई शासन और गांव के प्रशासन की चर्चा करेंगे, विभिन्न राज्यों में ई शासन, रोजगार, किसानों की स्थिति को ध्यान में रख करके बात करेंगे, ई शासन के कुछ कार्यक्रमों की बताएंगे आपको। यही सब बताते हुए ई शासन को आपको समझाएंगे और ई शासन को शासन से जोड़ते हुए आपको गुड गवर्नेंस जो हमारी जरूरत है, उसमें ई शासन की क्या भूमिका है वो आपको समझ में आएगा। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाह, असल में हमारे देश में आप सोच सकते हैं कि ई शासन कब का होगा। देखिए, एक जमाना था कि हमारे पास रेडियो भी नहीं था, एक जमाना था टेलीविजन तो दूर की बात थी, है ना। 1970 में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब किया? 1970, ठीक आज से 50 साल पहले भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना। हम ई गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, विभाग था इलेक्ट्रॉनिक, ई। तो पहली बार भारत में ई की एंट्री 1970 में, ठीक। 1977 में इंफॉर्मेटिक नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर की स्थापना, ठीक है। 1970 का
इलेक्ट्रॉनिक विभाग 1977 का नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ई गवर्नेंस की दिशा में देश में उठाया गया पहला कदम था। साक्षात्कार हो या मुख्य परीक्षा, ओरिजिन ऑफ ई गवर्नेंस अगर है तो 1970 का इलेक्ट्रॉनिक विभाग, 1977 का इंफॉर्मेटिक सेंटर इज अ ओरिजिन ऑफ ई गवर्नेंस। ओके, आपने देखे हो कि समय के साथ राजीव गांधी के शासनकाल में कंप्यूटर क्रांति है। ई गवर्नेंस को बिना कंप्यूटर क्रांति के संभव नहीं है ना। कंप्यूटर क्रांति आई। आपको क्या लगता है कि जब 90s के बाद गुड गवर्नेंस की थ्योरी एक आधुनिक दुनिया में जगह घेरने लगी, जिसको 1992 में इंग्लैंड ने पहला देश है जिसने अपनाया गुड गवर्नेंस। क्या गुड गवर्नेंस पहले नहीं था? जब भारत में गुड गवर्नेंस की उत्पत्ति की बात आती है तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जाते हैं। रामायण स्वयं में गुड गवर्नेंस था। हम लोग सनातन पुरातन व्यवस्थाओं में चले जाते हैं तो गुड गवर्नेंस मिलता है, लेकिन आधुनिक परिप्रेक्ष्य जिस इंग्लैंड ने गुड गवर्नेंस को पहली बार दुनिया में अपनाया, वह गुड गवर्नेंस के मामले में सफल क्यों रहा होगा? गुड गवर्नेंस सक्सेस रेट डिपेंड्स ऑन ई गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का जो सक्सेस रेट है वो ई गवर्नेंस पर डिपेंड है। 21वीं सदी में इंडियन कॉन्टेस्ट में 2006 ई गवर्नेंस मूवमेंट, ई शासन आंदोलन देश में आया 2006 में। राजीव गांधी का शासनकाल 1989 तक था। कंप्यूटर क्रांति आ चुकी थी। बिना कंप्यूटर क्रांति के, बिना इलेक्ट्रॉनिक क्रांति के गुड गवर्नेंस के पूरी पराकाष्ठा प्राप्त करना कठिन है। जिस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, जिस पारदर्शिता की, जिस खुलेपन की, जिस जवाबदेही की, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात मैं गुड गवर्नेंस में करता चला आया, उसी गुड गवर्नेंस के बाद ई गवर्नेंस में भी मैं अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की ही बात कर रहा हूं। जिस गुड गवर्नेंस के दौर में गवर्नेंस से अपेक्षा की गई कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इस गुड गवर्नेंस को लाने में टूल्स है, वही मैं ई गवर्नेंस में भी आपको बता रहा हूं। जो गुड गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और रेस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी कम रह गई होगी, लेकिन तुलनात्मक गुड गवर्नेंस आया, वो ई गवर्नेंस के समय में प्रखर हो गई। ऑनलाइन सर्विस के टाइम में अकाउंटेबिलिटी एंड जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है या ट्रांसपेरेंसी है, वो अगर वहां कमतर थी तो यहां चरम पर हो गई। जिस किसानों के अकाउंट में पैसे गए, कल्पना करिए कि अगर ऑनलाइन सर्विस नहीं होती तो उन्हीं किसानों को बिचौलियों से उसका आधा पैसा देना पड़ता और आधा घर ले जाते और 3 बार दौड़ते, महीनों लग जाते। क्या समझे? महीनों लग जाते, आधे पैसे किसान पाते और आधा पैसा वो जो बैठे थे बिचौलिए वो खा जाते। लेकिन इस ऑनलाइन सर्विस ने किसानों को तो सो रहा था, किसान तो घर में सो रहा था। एक दिन गया बैंक में, पूछा, अगल बगल वालों से पूछा, भैया वो तुम्हारा पैसा आया क्या, वो किसान सम्मान निधि वाला?
बोले हाँ हमारे अकाउंट में तो आ गया। बोले तब हमारों में आ गया। अब फिर वो चल दिया अपना वहां बैंक में। अब गया मैनेजर साहब के पास, बोला साहब वो हमारा पैसा आ गया क्या? बोले हाँ आया था, कुछ लोग तुम्हारे गांव के ले गए हैं तो तुम्हारा भी आया होगा, तुमसे कोई दुश्मनी थोड़ी है प्रधानमंत्री जी की, तो हमारा भी निकाल दीजिए, फार्म भरो। पैसा निकल गया। बड़े ताव से गया पैसा मांगने, वो सम्मान निधि सम्मान के साथ लेके आया, चिरौरी करके नहीं, जी हुजूरी करके नहीं। ये किसकी वजह से? ऑनलाइन सर्विस की। क्यों? पारदर्शिता है, पारदर्शिता। अब कुछ नहीं चलेगा, तुम उसका पैसा रख भी नहीं सकते, नगद नहीं है, मनी ऑर्डर नहीं आया हुआ है, ऑनलाइन आया हुआ है। ठीक है, ओके। तो ऑनलाइन सर्विस क्या है? तेज है, तीव्र है, दक्षता है, क्षमता है, शीघ्रता है, भ्रष्टाचार मुक्त है, पारदर्शी है, उत्तरदायी है, जवाबदेही है और सही समय पर है, समुचित विकास है, जन सशक्तिकरण है, तमाम चीजों से युक्त है ऑनलाइन सर्विस, जो तय होती है ई गवर्नेंस के माध्यम से। और ई गवर्नेंस की देश में अगर शुरुआत मानी जाए तो 1970 के इलेक्ट्रॉनिक विभाग से शुरुआत तो हो गई थी ना। जिस दिन आपने शहर में प्लॉट खरीद लिया था, उस दिन मकान का दिमाग में भाग बन चुकी थी। अलबत्ता मकान आज बना हो, लेकिन सन 70 में जब पिताजी ने आपके प्लॉट ले लिया था, तो आप समझ जाइएगा कि मकान की सोच उसी समय जन्म ले ली थी। अलबत्ता आज उस प्लॉट पे 4 मंजिला बड़ा खूबसूरत बंगला आज आपने बनाया। भले ही आज के दौर में कंप्यूटर क्रांति 89 से पहले 85 84 86 की बात कर रहे हैं। आप जरा कल्पना करिए कि आज से 35 साल पहले कंप्यूटर क्रांति और आज की तारीख में हर घर के सदस्य के हाथ में एंड्रॉइड फोन विथ जीबी। भूल गए 14 इंच का कलर टीवी जो पूरा गांव रामायण देखता था? भूल गए दूरदर्शन पे 8 साढ़े 8 बजे चित्रहार आता था, पूरे मोहल्ले के लोग 5 गाना सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे? भूल गए 8:45 बजे की वो खबर? भूल गए रेडियो पे खबर? अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। अब रात के 8:45 बज चुके हैं, अब आप अजीज हसन से समाचार सुनिए। ए बच्चा जरा तेज कर दे यार, देख कुछ खेती बाड़ी के बारे में भी बता रहा है क्या? ये कुएं पे बैठकर कहीं आसपास बैठ करके 10-20 लोगों से घिरा रहता था रेडियो, और गांव से घिरा रहता था टेलीविजन। और किसी की शादी होती थी तो दहेज में 14 इंच का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मिलता था, तो उस मोहल्ले का, उस गांव का सब रईस शादी वाला होता था। ये जो रामायण आज की तारीख में चल रहा है, आज खत्म हो जाएगा रात को, वो सन 1987 में आया था, 33 वर्ष पहले। आप कल्पना करिए कि आप कितनी उम्र के हैं, तो आपके टाइम पे तो था ही नहीं। तो ई गवर्नेंस 50 में, लेकिन विस्तार लेते लेते आज आपके हाथ में एंड्रॉइड आया। पहले 2002 में जब हम कोचिंग चलाते थे, शुरू किए थे, तो मेरे पास तो फोन भी नहीं था, इतना पैसा नहीं था कि मैं अपना टेलीफोन ले सकूं, मोबाइल वो था, लैंडलाइन फोन था। तो मोबाइल के लिए मेरा एक पीसीएस मित्र था, उसकी देहरादून में पोस्टिंग थी, मसूरी में वैसे पोस्टिंग थी, तब मैं मसूरी से अप डाउन करके पढ़ाता था देहरादून में, 6 महीने अप डाउन किया मसूरी से। तो उसका सुबह में फोन ले उसको खुद दे दिया कि ले लो, इसमें इंक्वायरी ले लिया करो। उसको ऐड में डाल देते थे, तो कुछ लोगों के फोन आते थे। तब उस समय इनकमिंग का भी पैसा लगता था, सुनने का भी। तो ये सब फोन नहीं होते थे यार, ऐसे नोकिया ओकिया के छोटे मोटे फोन होते थे। तो सुनने वाले फोन में जल्दी से वो ले इंक्वायरी काटूं, क्योंकि पैसा भी कट रहा है। ये मैं 18 साल पुरानी बात बता रहा हूं। और 2006 में ई गवर्नेंस मूवमेंट आया, 15 साल पहले की बात, मुश्किल से 14 साल पहले की बात। राइट टू इंफॉर्मेशन तुम्हारा 2005 में आया, 15 साल पहले की बात कर रहा हूं। अभी आपके हाथ में एंड्रॉइड फोन आए कितने साल हुए? ज्यादा नहीं हुए। ये 21वीं सदी की सोच।
तो 70 का इलेक्ट्रॉनिक विभाग, 77 का इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, 85, 84, 86 के दौर में आया हुआ कंप्यूटर क्रांति और 90 के बाद आया हुआ गुड गवर्नेंस और साथ में तय की गई तमाम यात्राएं ई गवर्नेंस के चरम पे पहुंचा दिया और इस ई गवर्नेंस ने पारदर्शिता और जवाबदेहिता को सुशासन की, ई शासन की बहुत बड़ा टूल्स बना दिया। उद्देश्य समझ गए ना? जीडीपी में वृद्धि करना ई गवर्नेंस का उद्देश्य है, भ्रष्टाचार को खत्म करना ई गवर्नेंस का उद्देश्य है, ऑनलाइन सर्विस को सुचारू रूप से, सर्विस यहां से हूबहू, हम कहते हैं ना 200% प्लानिंग करो तब 100% काम होता है। ई गवर्नेंस ने 100% प्लानिंग और 100% वर्किंग बिहेवियर कर दिया। अगर हमने अकाउंट में 500 रुपया डाला ना तो 500 रुपया ही अकाउंट में शो हुआ। याद करिएगा राजीव गांधी साहब जो कंप्यूटर क्रांति के लिए जाने जाते हैं, उनका कमेंट कि हम यहां से अगर 100 पैसा भेजते हैं तो गांव में 15 पैसे पहुंचते हैं। कहां गए 85 पैसे? रास्ते में लोग खा गए। और उनको उनके समय की उपज थी, लेकिन परिपक्वता उनके समय में नहीं आई थी, परिपक्वता आज के समय में आई है। अब क्या है, 100 पैसे अगर किसानों को भेजे जाते हैं तो 100 पैसे उनके अकाउंट में पहुंचते हैं। ये पारदर्शिता का चरम है और भ्रष्टाचार की मुक्ति है, कम से कम इस क्षेत्र। तो इससे क्या हुआ जानते हैं बेटा? ई व्यवस्था आई। क्या आई? इसको क्या बोलते हैं? ई सिस्टम। अगर ई से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, भ्रष्टाचार आती है और भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो ई सिस्टम में बढ़ावा मिलेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज अ सिस्टम, स्टेट गवर्नमेंट दैट इज अ सिस्टम। ये सिस्टम पारदर्शी हो रहे हैं, ये सिस्टम भ्रष्टाचार से मुक्त हो रहे हैं। अभी भी जहां मैनुअल काम हो रहे हैं, जहां लेन देन में मैनुअल है, या जहां करप्शन का कई प्रकार है, बच्चा लेट लतीफी भी करप्शन ही होगा। बिना पैसे के काम करिए बट इतना देर में कर दीजिए तो वो भी करप्शन। मैं यहां पर वित्तीय करप्शन की बात कर रहा हूं। और जिस तरीके से राइट, हमने सिटीजन चार्टर आपको बताया था, तो जन अधिकार है काम का, वो भी कहीं ना कहीं जवाबदेही बना है। आप टटोलेंगे तो जवाबदेही और पारदर्शिता गवर्नेंस की स्पिरिट, आत्मा, क्या समझिए, आत्मा है। बिना जवाबदेही और पारदर्शिता के शासन देर तक जन सशक्तिकरण का काम कर ही नहीं सकता। और जितने ये मटेरियल आ रहे हैं ना, ई गवर्नेंस, ऑनलाइन सर्विस, ये सब टूल्स हैं, मस्त वाले टूल्स। जैसे एंड्रॉइड फोन आपका, वो उस वाले फोन से बढ़िया फोन है। इसमें टाइम भी देखो, बात भी करो, पढ़ाई भी कर लो, ये भी कर लो, मतलब बहुत सारी इसमें चीजें हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो मैं सिलेबस बता दिया क्या पढ़ाना है। थोड़ा सा ई गवर्नेंस में आपकी एंट्री मार दिया हूं। आज लिखाऊंगा नहीं, लिखाऊंगा कल। कल से ई गवर्नेंस क्या है थोड़ा समझा के आगे लिखाना शुरू करेंगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना इस विषय को लेकर के, आप देखेंगे आप गवर्नेंस के नेचर में आ चुके हैं। गवर्नेंस को आपने ग्रेप कर लिया, गवर्नेंस ने आपको ग्रेप कर लिया, दोहरा संवाद आपने स्थापित कर लिया है। इस विषय से अब अनजान न अनभिज्ञ, बल्कि इस विषय से आप पारंगत हो चुके हैं। तो कल हम इसको राइटिंग, कुछ पढ़ाने के साथ राइटिंग के साथ चलेंगे। और आज मैंने देखे होंगे फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी डाला कि पारदर्शिता का पर्याय है ई गवर्नेंस। ये मेरा दैनिक जागरण का आर्टिकल है पुराना। मैं आजकल जो आर्टिकल्स में लिखा हूं वो साथ साथ डालता हूं कि आज ये लेक्चर है। तो पारदर्शिता का पर्याय है ई गवर्नेंस। पारदर्शिता इसकी स्पिरिट है, आत्मा। पारदर्शिता है तो जन सशक्तिकरण इसलिए मजबूत होगी क्योंकि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा और काम में व्यवधान खत्म होगा। और इस भ्रष्टाचार किसी भी देश में अगर बैठा हो और उसको हटा दिया जाए तो जीडीपी भी बढ़ती है और लोक सशक्तिकरण भी आता है। ओके, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन ले लेता हूं।